क्यों नहीं ख़रीदा जा सकता। पैसे से हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है और ख़ास तौर पर आजकल के दौर में हर चीज़ बराए फ़रोख्त है। बस पैसा होना चाहिए, शर्त ये है। फिर देखें आप पैसे के कमालात। बिल्कुल गलत। वो दो टोक बोली। हमज़ा साहब, बेशक आजकल के दौर में आप पैसे से हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, मगर मोहब्बत हर चीज़ की कैटेगरी में नहीं आती। पैसे से आप किसी की मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते। मेरी ये बात तुम याद रखना। पता नहीं वो क्या जताना चाह रही थी। सब खामोशी से उन्हें सुन रहे थे और अब हमज़ा जवाब के मुंतज़र थे, मगर वो कुछ भी नहीं बोला। तो मजबूरन वलीद को ये खामोशी तोड़नी पड़ी। एक तो तुम दोनों शुरू हो जाओ तो चुप ही नहीं होते। खाम खा की बहस। चलो अब एक और गाना सुना दो। उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला था कि हारिस ने पीछे से आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा के लिए हम पर रहम करो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। इसके लिए इतनी मस्कीनियत थी कि वो वलीद को भी हंसी आ गई। ठहर जा, मैं करवाता हूँ तेरी शादी। वलीद ने उसे गर्दन से दबोच लिया और इतनी मुश्किल सिचुएशन में थी कि उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, सच्ची? तो हाजरीन महफिल कह के अव्वल पड़े। ओहो, अब क्या रह गया था। वो मोबाइल कान से लगाए मुख्तसर लाउंज में टहल रहा था। नहीं, रह तो कुछ भी नहीं गया, बस मार्केट तक गया था तो कुछ और चीज़ पसंद आ गई मूसा के लिए। उसका बस चलता तो वो सारी दुनिया ही मूसा के लिए ख़रीद लेता। परसों शाम की फ़्लाइट है ना, उसने कंफर्म करना चाहा था। हाँ, इंशाल्लाह वो 2 दिन में अपने घर में होगा। तुमने कुछ भिजवाना है क्या? रहील ने पूछा। नहीं, उसने एक लफ्ज़ में बात ख़त्म की। ओके, फिर खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। फ़ोन रखकर वो ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होने लगा। खुशियाँ जैसे इस हवेली पर बारिश की तरह बरस पड़ी थीं, टपाटप लगातार। जहाँ हानिया की शादी की खुशी थी, वहीं उसकी रुखसती का गम भी था। मेहंदी वाले दिन ही दादो समेत हवेली की दीगर ख़वातीन चुपके चुपके कई दफ़ा आंसू बहा चुकी थीं। मेहंदी के ही ले जानी नहीं थी, बल्कि घर में ही होनी थी। लोग खुद ही कर रहे थे। जाहिद साहब ज़्यादा शोर के कायल नहीं थे। लड़के वाले अपनी घर मेहंदी कर रहे थे और ये लोग अपने घर। लड़कियों ने प्रोग्राम बना लिया था कि सामने वाले घर से मेहंदी लेकर आएंगे और मूवी बनवाएंगी, लेकिन इन लोगों की तैयारियां ख़त्म नहीं हो रही थी। उफ़ खुदा, ये मेकअप भी क्या चीज़ है। अगर ये ना होता तो हम बेचारे तो डर डर कर ही रह जाते। हमज़ा और वलीद और साहब के हुक्म पर इन्हें बुलाया गया था। उफ़ खुदाया, मेरा क्लिप नहीं मिल रहा। राबिया हाँ बिखरे हुए इधर अपने क्लिप ढूंढ रही थी। पूरे कमरे में अफरा तफरी मची हुई थी। मदीहा बेचारी हर किसी की मिन्नतें कर रही थी कि कोई उसका हेयर स्टाइल बना दे। इधर आओ मदीहा, मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाता हूँ। रानिया की तलाश में नज़रें थक गई थीं तो खिदमत खल्क सोचा, आप हेयर स्टाइल बनाएंगे? 9th क्लास में पढ़ने वाली मदीहा ने हैरत से पूछा। कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगा। वलीद भी वहीं एक सोफ़े पर टिक गया और हमज़ा को देखने लगा। वो दोनों उनकी तैयारियां देखने के चक्कर में भूल गए थे कि वो वहाँ क्यों आए थे। मजाल है कि कोई चीज़ अपनी जगह पर रखी हो। पूरा घर छान मारा है मगर चूड़ियाँ गायब हैं। हैरत से कहाँ गई? जब वो मदीहा की टेढ़ी मेढ़ी फ्रेंच नट सीधी कर रहा था, आखिरकार रानिया साहिबा की एंट्री हुई तो वो हस्बे मामूल झुंझलाई। तुम खुद चीज़ रखकर भूल जाती हो। ये लो, ये तुम्हारी चूड़ियाँ। आयशा की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी तो लाइट चली गई। उफ़, ये बेइख्तियार कई ज़ुबानों से निकला। अब क्या करूँ मैं? आई शेड हल्का करना है। राबिया की रोई हुई आवाज़ आई। छन 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 कई चूड़ियाँ ज़मीन पर गिरी। ओ नो, रानिया चिल्लाई। उफ़ खुदाया, पहले मिल नहीं रही थी और अब सारी नीचे गिर गई हैं। चलो जी, संभाल कर रखना था ना। अब कैसे ढूंढोगे? वलीद ने उसे डांटा। संभाल कर ही रखी थी बेचारी, इसलिए तो मिल नहीं रही। हमज़ा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, 1 मिनट के लिए सब अपनी चहलकदमी बंद करो। हमज़ा ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उससे मिलकर चूड़ियाँ तलाश करनी शुरू कर दी। ये लो और अब संभाल कर रखना। मोबाइल करीबी टेबल पर रखते उसने तकरीबन सारी चूड़ियाँ जमा कर दी थी। शुक्रिया। उसने चूड़ियाँ लेने के लिए हाथ बढ़ाया मगर हमज़ा ने उसे देने की बजाय खुद ही पहनाना शुरू कर दी। तुम फिर कहीं रख कर भूल जाओगी। हद से ज़्यादा लापरवाह लड़की हो तुम। रानिया को डांटने का फरीज़ा सरअंजाम देते हुए वो उसे चूड़ियाँ पहना रहा था। मुझे लापरवाह कहते हो तो अपना नहीं पता। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया तो सारी की सारी चूड़ियाँ बज गईं। उनकी छनक दोनों ने अपने दिल में सुनाई दी। रानिया ने घबराकर अपना रुख मोड़ लिया और हमज़ा अपना मोबाइल उठाकर अपनी जगह पर वापस चला गया। उफ़, ये लाइट कब आएगी? मेरा मेकअप आइसक्रीम की तरह पिघल रहा है। आयशा दुहाइयाँ देने लगी।
तो बस किसने कहा था इतना मेकअप करो। रानिया दिल को नॉर्मल करने के लिए खाम खा के हाँकने लगी। इसीलिए तुम लोगों ने कहा था कि जल्दी जल्दी आ जाओ। हानिया भी किसी कोने खुदरे से निकल आई। उसके हाथ में मोमबत्ती थी, मगर जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो लाइट आ गई। ओहो अभी आपने भी सुपर पावर वाली हरकत की है। अमदाद के लिए पहुंची तो किस वक्त। वलीद ने अपनी जुमला मुकम्मल किया था और वाहिद मामू का चेहरा हानिया के पीछे से नमूदार हुआ। उनकी दहशत ज़दा मामू ने बस थोड़ी ही कम थी, मगर ये बेइज्जती भी बड़ी बेइज्जत थी। शाबाश बेटा शाबाश, तुम लोगों को तो काम कहकर बंदा भूल ही जाए। ऐसे लगता है जैसे फसलें काश्त कर ले और तुम लोग वापस ना आओ। वो मामू जी। हमज़ा तेज़ी से खड़ा हुआ तो वलीद कैसे बैठा रह सकता था। वो चाचू हम क्या चाचू लगाई हुई है। मैंने तुम्हें इन लोगों को बुलाने के लिए भेजा था और तुम खुद भी इन लोगों के बनाओ संगार में लग गए। हालांकि अब भी उन दोनों ने कपड़े भी नहीं बदले थे, मगर वाहिद मामू को ना जाने कहाँ से उनके बनाओ संगार नज़र आ गए थे। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। लो जी, हर बात में हमें ही शर्माना चाहिए। हमज़ा की ज़ुबान में खुजली होने लगी तो वो बोले बगैर रुक ना सका। उन्होंने उसे घूरा। ये जो तुम मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हो ना, मुझे सब पता है। बल्कि तुम खुद भी वो रवानी में खुद ही अपना राज फाश कर गए और सब के लिए अपने दांत अंदर रखना दुश्वार हो गया। मेरा मतलब था कि वो बाहर की तरफ मोड़े तो उसके अपने चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। मैं खामखा ही चाचू को शरीफ समझता था। अब मालूम हुआ है कि ये भी हमसे कम नहीं है। बड़ी देर बाद जब सबके कह के थमे तो वलीद बोला, अरे बस भी करो, तुम लड़कियों की तैयारियां तो ख़त्म ही नहीं होती। अब बाहर निकलो वरना बड़े मामू मेहंदी का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देंगे। हमज़ा को आखिरकार अपने बड़े मामू का डर याद आ गया और बाहर से आई उसकी आवाज़ ने सोने पर सुहागा का काम किया। न जाने किसकी कमबख्ती आई थी कि बड़े मामू के हाथों वो सब आधी अधूरी जितनी भी तैयार थीं वैसे ही एक दूसरे को धकेलती बाहर की जानिब चली गईं। कैसी हैं भाभी, खैरियत? वो अभी ऑफिस में पहुंचा ही था कि शाजिया भाभी का फ़ोन आया। खैरियत है, मैं कब से राहील को की तरफ फ़ोन लगा रही हूँ मगर पता नहीं उसका मोबाइल बंद है, क्या बात है। उसके लहजे में फ़िक्रमंदी महसूस करके वो हंस पड़ा। फ़िक्र ना करें भाभी, अभी ऑफिस आने से पहले ही मैंने उससे बात की थी। हो सकता है बैटरी वगैरह डाउन हो गई हो। वो मार्केट में था, आप थोड़ी देर ट्राई कर लीजिएगा, उसने आपको तसल्ली होगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद ट्राई करती हूँ। दिल कुछ घबरा रहा है इसलिए फ़ोन कर दिया। घबराहट तो उसकी आवाज़ से ज़ाहिर थी। भाभी प्लीज़ आप परेशान ना हो सकता है अभी आपको कॉल कर ले। ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। उसने मोबाइल रखकर उसकी फ़ाइल देखना शुरू कर दी जो सूज़न कुछ देर कबल ही उसके टेबल पर लाकर रख गई थी, मगर पता नहीं क्या बात है उसका दिल काम में नहीं लग रहा था। बाहर मेहंदी की तकरीब अपने अरूज पर थी, मगर हमज़ा और वलीद दोनों ही गायब थे और इन दोनों के बगैर तकरीब का कुछ रंग जम नहीं रहा था। अजीब फीकापन था माहौल में। रानिया पता करो, मगर वो दोनों बाहर नहीं आए थे। हानिया को स्टेज पर लाया जा चुका था, रस्में शुरू हो गई थीं और इस दौरान वो कई दफ़ा अपने लाडले का पूछ चुकी थी। शायद अंदर किसी काम में मसरूफ़ हो। वो अंदर आई मगर वलीद तो अपने कमरे में था, लेकिन हमज़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? अंदर क्यों घुसे हुए हो? हानिया आपी इतनी दफ़ा तुम्हारा पूछ चुकी हैं। वो कमरे की लाइट बंद किए पड़ा था। रानिया ने आकर लाइट ऑन की। कुछ नहीं हुआ, बस आंखों पर बाजू रखकर जाओ तुम। नहीं, पहले बताओ कि मैं ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। और हमज़ा भी गायब है कहीं। अब्बू ने तो नहीं कुछ कहा? उसने अंदाज़न कहा था। वो देख रही थी अभी तक उसने कपड़े नहीं चेंज किए थे। बताओ ना, अब्बू ने डांटा है। अरे अब्बू कहाँ किसी को कुछ कहते हैं, वो कहते नहीं हैं, बल्कि अच्छे भले बंदे की इज़्ज़त का जनाजा निकाल कर रख देते हैं। वो फट पड़ा। ज़रूर, फिर तुम लोगों का ही कसूर होगा। वो दूसरे बेड पर आकर बैठ गई। अब्बू को तो मौका चाहिए कि बस अब 2 जगह कार्ड देना याद नहीं रहा, बल्कि हम लोग तो गए थे मगर वो लोग घर पर नहीं थे, तो बाद में वो मिला ही नहीं। और अब अब्बू वो कार्ड देखे तो वहीं बाहर सबके सामने हम दोनों की बेइज्जती शुरू कर दी। रानिया, हम कोई बच्चे नहीं हैं, हमारी भी इज़्ज़त है। और लेकिन अब्बू ना जगह देखते हैं और ना मौका, और शुरू हो जाते हैं। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? लेकिन वलीद और हमारे बड़े हैं, अगर वो कहते हैं कि तुम हमारे भले के लिए ही कहते हैं। अब्बू चाहते हैं कि तुम लोग एक परफेक्ट इंसान बनो। रानिया, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। और इसकी बात काट कर बोला, अगर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है। अच्छा प्लीज़ अब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आओ। सब लोग बैठे हुए हैं, मगर तुम लोगों के बगैर
मज़ा नहीं आ रहा। और हाँ, वो तुम्हारी रूठी हुई बेगम कहाँ है? उसने हमज़ा के मुतल्लिक पूछा। वो वलीद ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, अपने हिजरे में होगी और फिर यहाँ पे छत पर होगी। वो आखिर आज नहीं आएगा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। क्यों नहीं आएगा? देखना अभी आएगा। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करती चली गई और वलीद उसके अंदाज़ पर घूरता रह गया। वो छत पर रखी हुई चारपाई पर लेटा था। आवाज़ पर यकदम उठकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अगर मैं पूछूं कि सब लोग तुम्हें नीचे ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो? वो आहिस्ता से चलते चलते उसके नज़दीक आई तो उठकर खड़ा हुआ। रानिया ने देखा कि उसकी आंखें सुर्ख हुई पड़ी हैं। उसे अफसोस हुआ। वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द है। उसने मुंह फेर लिया। अच्छा, वाकई आंखों में शरारती सी चमक रही थी और उसने उससे पूछा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसे बहुत सख्त गुस्सा आया हुआ था। रानिया को उस बात का अंदाज़ा था। नहीं तो मैंने कब कहा है? वो जल्दी से बोली। हानिया आप ही नीचे बुला रही हैं। क्यों? क्या मेरे बगैर उसकी मेहंदी नहीं होती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, मगर मज़ा नहीं आ रहा। तो क्या मैं जोकर हूँ? उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रानिया को गायब कर दे। उसे इस वक्त तन्हाई दरकार थी, मगर रानिया की हंसी निकल रही थी। देखो, मैं कह रही हूँ कि इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, वरना क्या हूँ? वो दोनों हाथ कमर पर टिकाकर बोली। रेड कलर के सूट में इस वक्त इतनी मनमोनी लग रही थी कि अगर हमज़ा एक तफसीली निगाह उस पर डाल लेता तो फ़ौरन अपना गुस्सा ख़त्म कर देता। मैं सबसे कह कर आई हूँ कि मैं अभी हमज़ा को लेकर आती हूँ और तुम होके नखरे करते जा रहे हो। चलो मेरे साथ। रानिया ने उसका हाथ पकड़ा। जल्दी करो, पहले ही इतनी देर हो गई है, अभी तुम तैयार भी नहीं हुए। रानिया बीबी, मैं भी आपसे कुछ कह रहा हूँ। उसने ज़ोर से रानिया का हाथ झटका जो सीधा छत की दीवार से टकराया। पीली और सुर्ख चूड़ियाँ ज़मीन पर बिखरती चली गईं। वही चूड़ियाँ जो रात को उसने बड़ी मोहब्बत से उठाकर उसको पहनाई थी। रानिया ने अपनी कलाई की दूसरे हाथ से दबोच ली। उसकी सारी चूड़ियाँ टूट गई थीं और शायद उसकी कलाई से खून भी निकल रहा था। आई एम सो सॉरी। हमज़ा ने गड़बड़ा कर उसे कलाई पकड़ना चाही, मगर रानिया ने पीछे कर ली। रानिया, दिखाओ तो सही। सारा गुस्सा उड़न छू हो गया था और उसकी जगह पर परेशानी आ गई थी। रानिया की आंखों से दरकतार आंसुओं को देखकर वो नदामत से गिर गया। तुम वो कुछ कहना चाह रही हो, मगर आंसुओं की ज़्यादती की वजह से रुक गई। रानिया, मेरी बात तो सुनो, उसने पुकारा, मगर वो रुकी नहीं, भागती हुई नीचे चली गई। हर काम गलत करता हूँ। उसने दीवार पर मुक्का मारा। उसके हाथों से इतनी भी ताकत नहीं रही कि वो रिसीवर को डायल करे। वह होश व हवास साथ छोड़ गए थे। यही ज़िंदगी है। इंसान क्या सोचता है, क्या होता है, बड़े बड़े इरादे और बंद बांधता है, मकासद और प्लानिंग करता है, सब धरे के धरे रह जाते हैं। इंसान इतनी औकात पर आ जाता है, अपना असल पहचान जाता है जब। और मैंने अपने खुदा को अपने यादों के टूटने से पहचाना। वो अभी अभी तैयार होकर नीचे आया था। इतनी देर लगा दी थी, क्या कर रहे थे? वलीद इतनी बेइज्जती के बाद भूलकर आयशा से ढोलक छीनने की कोशिश में था। तैयार हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता से बोल रहा था और उसके नज़रें रानिया की तलाश में भटक रही थी। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमसे अच्छा बजा लेता हूँ। ढोलक अभी वलीद के कब्ज़े में थी। ऐसे बजाने से बेहतर है कि तुम ना ही बजाओ। क्यों ना बजाऊँ? मेरा दिल कर रहा है और मैं वही करूँगी जो मेरा दिल करता है। या फिर रानिया को बुलाओ, तुम्हें तो किसी सूरत नहीं बजानी आती। ढोलक उससे अपनी पुश्त से छुपा ली। आयशा बेचारी उसके गिर्द गोल गोल चक्कर काट रही थी। रानिया के नाम पर हमज़ा ने उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। रानिया को कहाँ से बुलाऊं? उसके हाथ पर चोट लाई है। हमज़ा को बुलाने के बगैर वो नीचे आ रही थी और पाँव फिसल गया और उसकी सारी चूड़ियाँ भी टूट गईं। ढोलक लेने की कोशिश के साथ साथ उसके सवालात का जवाब दे रही थी। वह अब क्या है? वलीद ने परेशानी से पूछा और उसके साथ ही ढोल सर पर रख दिया। अब आयशा और राबिया दोनों ही बस एक बात नहीं कर रही थी और उसके सर से ढोलक उतार रही थी। कहाँ इतना लंबा वलीद और कहाँ छोटी छोटी वो दोनों। और तो कहीं नहीं लगी, बस एक गलाई पर ही चोट आई है। ताई अम्मा से अच्छी खासी डांट पड़ी है और वो रो भी रही थी और अभी कुछ कह रही थी, मगर हमज़ा वहाँ से उठ गया। हाय अम्मी, आहिस्ता प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है। हानिया आपी के कमरे से उसके रोने की आवाज़ें आ रही थीं। आंखें खोल कर चला करो ना, पता है ना ध्यान किधर होता है तुम्हारा। इस लड़की का सत्यानाश कर लिया सारे बाजू का। खबरदार अब जो आवाज़ निकाली। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे। बड़ी मुमानी वाकई
शदीद गुस्से वाली थी। आए हाय, बस भी करो, एक तो लड़की को तकलीफ़ हो रही है और ऊपर से तुम। दादो भी वहीं मौजूद थी। हाय, आहिस्ता से, शायद यहाँ कांच रह गया है। वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने से दरवाजे की तरफ पुश्त किए वो बैठी हुई थी। उसके सामने बड़ी मुमानी और दादो दूसरे बेड पर बैठी हुई थी। बड़ी मुमानी को डांट रही थी। फर्श पर रुई का टुकड़ा और सारे ढेर हुए पड़े थे जिस पर काफ़ी खून लगा हुआ था। एक तो ये खून भी बंद नहीं हो रहा। बड़ी मुमानी झुंझला गई। किसी से कहो, बल्कि इसकी नज़र हमज़ा पर पड़ी। अरे हमज़ा, तुम ही इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। रानिया और बड़ी मुमानी ने, जो अभी तक उसके आमद से बेखबर थी, फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। कोई बात नहीं अम्मी, अभी बंद हो जाएगा, रानिया ने मरी मरी आवाज़ में कहा। ऐसे कैसे बंद हो जाएगा? मुमानी ने उसे डांट कर रख दिया। ये मेन रोड पर क्लिनिक है ना, वहीं ले जाओ। दादो ने उसे फ़ौरन मशवरा दिया। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। वो कहकर बाहर निकल गया। अम्मी, मगर पीछे से उसने रानिया की आवाज़ सुनी। बड़ी सी चादर लेकर वो हाथ पकड़कर बाहर आई थी और फ़ौरन ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। आंसू अब भी उसकी आंखों में थे, जिन्हें बड़ी मुश्किलों से उसने रोका था। रानिया, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उससे माफ़ी मांगे, कैसे अपनी नदामत का इजहार करे। प्लीज़ जस्ट ड्राइव। वो मुसलसल बाहर देख रहा था। मगर तुम, वो बेचैनी से बोला और उससे मुंह मोड़े बैठी थी, मुसलसल बाहर की जानिब देख रही थी। तो फिर इस तरह क्यों? वो भी हमज़ा था, उसकी रग रग से वाकिफ़ था। क्यों हमज़ा साहब, मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसने एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। और जानते हो कि ये तकलीफ़ उन कांच के टुकड़ों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि आज मेरा मान टूटा है। सब ने कहा था कि आज हमज़ा बहुत गुस्से में है, नहीं आएगा, वो किसी की नहीं सुनेगा। वो नीचे नहीं आई थी, मगर मैंने कहा वो मेरे बुलाने पर आ जाएगा, और सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। और ठीक ही मजाक उड़ाया, मेरी ही ख़राब दिमाग था जो मैं तुम्हें बुलाने के लिए चली आई, हालांकि तुम। उसने रोने लगी। हमज़ा कुछ कहने लगा था, मगर क्लिनिक आ चुका था, वो चुप ही रहा। ओहो, आप इतनी बड़ी हैं और इस तरह रो रही हैं, डॉक्टर ने उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर कहा। और फिर जैसे ही डॉक्टर उसका ज़ख्म साफ़ करना शुरू किया तो रानिया ने दोनों आंखें बंद कर लीं और निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। चलें भाई, आंखें खोलें। चंद लम्हों बाद डॉक्टर की आवाज़ पर उसने आंखें खोली। वो दोनों साथ साथ क्लिनिक से निकले। हाँ भाई बताओ, अब क्या खाना है? वो ज़बरदस्ती अपने बशाशत पैदा करते हुए बोला। कुछ नहीं, वो आहिस्तगी से बोली। तुम अभी तक नाराज़ हो? और ये यकदम संजीदा हो गया। उसके लहजे में कितने ही कच्चे बोल रहे थे। रानिया के सिर्फ एक नज़र से उसे देखा और उसकी नाराज़गी उसके लिए क्या मायने रखती, और उसके तमाम सवाल के जवाब तो उसके चेहरे पर ही रकम थे। वो कपड़े चेंज करके आया था सिर्फ इसके कहने पर। वो तैयार भी हुआ था सिर्फ उसके कह के लिए, क्योंकि वो उसे बुलाने गई थी। उसने सर झुकाकर फिर नफ़ी में हिलाया। और यहाँ पर हमारी किसका इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।